नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 50 VBI लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के हिंदी वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल से आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम बिहार बोर्ड से शुरू होने वाला है। बिहार के जो भी बच्चे मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों का एग्जाम कल से शुरू होने वाला है। कल आप लोगों का हिंदी की परीक्षा होने वाली है। जो बच्चे हिंदी की परीक्षा कल देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में हिंदी वाले एग्जाम से संबंधित 50 VBI लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर मैंने केवल प्रश्न लिया है। इस वीडियो में मैंने केवल और केवल प्रश्न लिया है। आप लोग प्रश्न के उत्तर को पढ़कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके नोट्स में दोस्तों आपके प्रश्न के उत्तर होंगे। जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप सभी उन प्रश्नों को जानते भी होंगे। बस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में इन्हीं सभी में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। जितना प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिया है, इन्हीं सभी में से कोई एक प्रश्न, कोई 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ऐसे तो लघुत्तरीय प्रश्न 10 होते हैं, 10 में से आप सभी को 5 का सही जवाब देना होता है। तो दोस्तों, जो भी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, उन बच्चों का 5 प्रश्न मिल जाएगा, यानी कि वे बच्चे 5 प्रश्नों का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। अगर 5 प्रश्न नहीं भी मिला तो दोस्तों 3 प्रश्न आप लोगों का एकदम 100% लड़ेगा। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और इसका जो उत्तर है उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के नोट्स में इनके उत्तर होंगे, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो। आइए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि के दृष्टि के समय के रथ का घर घर नाद क्या है। आप सभी इस प्रश्न को जानते होंगे, ठीक है। प्रश्न है, कवि के दृष्टि के समय के रथ का घर घर नाद क्या है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और जरूर से उसे पढ़कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, वचन किसे कहते हैं, इसके भेद लिखें। ये भी बाबू आप लोग देख लेना, ठीक है। वचन किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं 3 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। कई बार दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़कर समझकर इसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर याद भी होगा। जिन बच्चों को इन प्रश्नों का उत्तर याद नहीं होगा, वे बच्चे क्या करेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर जरूर से याद कर लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। आप सभी को कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। अगर आपने मंगू वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर सवाल है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता वाला जो चैप्टर है बाबू, जो आप लोगों का पद है, अगर आप लोग उसे अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। अगर आपने इसका उत्तर लिखा है तब तो ठीक है, अगर उत्तर नहीं लिखा तो जल्दी से जाकर दोस्तों आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त कर लीजिए। आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नोट्स बना है तब तो ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना है तो गूगल पर सर्च मारिएगा, गूगल पर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर 6 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर एक कविता है बाबू, जिसका नाम है
प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से आप क्या सीखते हैं? आप सभी को बताना है कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से आप क्या सीखते हैं। जो भी आपने प्रतीक्षा करते हैं पत्थर वाले कविता से सीखा है उन सभी चीज़ों को आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। जो भी आप लोगों को सीख प्रतीक्षा करते हैं पत्थर वाले कविता से मिलती है आप सभी को वही लिख देना है। यहाँ पर 7 नंबर सवाल है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? यह प्रश्न भी आप लोग देख लेना। 8 नंबर सवाल है बाबू, यहाँ पर अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। आप सभी को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे अपने शब्दों में लिखेंगे। बहादुर वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों आप सभी बता सकते हैं कि बहादुर जब पहला बार दिखा था तो वो कैसा था, उसका स्वभाव, उसका रंग, उसका गुण आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़े होंगे वो क्या कर सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो बच्चे बहादुर वाले चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे वो क्या करेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करके उसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर 9 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें है बिरजू महाराज की अपने सारदिगों के बारे में क्या राय है? बिरजू महाराज की अपने सारदिगों के बारे में क्या राय है? यह प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर सवाल है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? आप सभी को बताना है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। हर एक प्रश्न को बाबू ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि यही प्रश्न कल आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो ध्यान से हर एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर लेना है, ठीक है। आइए यहाँ पर 11 नंबर में चलते हैं। इसमें है लेखक अवनियों किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना। बाबू इसे भी आप लोग पढ़ लेना। आप लोग पढ़ लीजिएगा कि लेखक अवनियों किस सिलसिले में गए थे, किस काम के लिए गए थे और उन्होंने वहाँ क्या देखा सुना, ठीक। 12 नंबर सवाल है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? जो कवि है बाबू उन्हें वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? अगर आपने दोस्तों उस कविता को पढ़ा होगा जिस कविता में वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा गया है तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग दोस्तों ढूंढ लीजिएगा और बता दीजिएगा कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा अपने एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए तो उसका सही उत्तर आप लोग अपने शब्दों में जरूर से लिख दीजिएगा। यहाँ 13 नंबर सवाल है, कारक से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन है बाबू कहाँ से? तो व्याकरण से, ठीक है। आप लोग कारक पढ़ लीजिएगा, कारक आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। कारक पढ़ लीजिएगा। पहले आप लोगों को कारक का परिभाषा लिख देना है और कारक का परिभाषा लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों को कारक का प्रकार बताना है। यहाँ पर बोला है इसके भेदों और उनके चिन्हों को लिखें। कारक के भेद आप लोगों को लिख देना है बाबू। आप सभी को पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों को आप लोगों को उनके चिन्हों के साथ लिखना है। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को 8 कारक को चिन्ह के साथ लिख देना है। उनकी परिभाषा नहीं लिखना, ठीक है। परिभाषा बिल्कुल भी आप सभी को लिखना नहीं है क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न कैसे हैं? ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों लघुतरीय हैं, बिल्कुल भी दोस्तों दीर्घ नहीं है, ठीक है। जितना प्रश्न पूछा जाए, जितना प्रश्न में दोस्तों देखिए जितना उत्तर आप लोगों से पूछा जाएगा प्रश्न का उतना ही उत्तर आप लोगों को देना है। हाँ 10 या 20 शब्द अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों कहा गया है हेडिंग में, पहले ही दोस्तों हेडिंग दे दिया रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कम से कम 50 या 60 शब्दों में दे, तो आप लोगों को 50 या 60 से ज़्यादा ही देना है, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं देना है। 60 से 80 शब्द हो जाए, 60 से 80 शब्द हो जाए वो ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी 60 से 40 ना हो। 50 भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपने शब्दों में हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से सजा कर दीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर 14 नंबर में आते हैं। इसमें है बाबू
पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन लिया गया है आपके सेकेंड बुक से। अगर आपने पपाती वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 15 नंबर सवाल में है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। आप लोगों को बाबू बता देना है कि सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। 16 नंबर के सवाल में है, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में, पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। आप सभी को बताना है बाबू कि जो कवि हैं वो किस देवता की बात करते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति है ना, देख सकते हैं पंक्ति है, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो लेखक हैं वो किस देवता की बात करते हैं, आप लोगों को यही बताना है और क्यों करते हैं आप लोगों को यह भी बताना है। तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर देख लेना, ठीक है। आएंगे यहाँ पर अगले नंबर में। इसमें है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए, यह भी देख लेना। 18 नंबर सवाल है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा बाबू यहाँ पर। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग जरूर से देख लेना। 19 नंबर सवाल है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय आवादन को रेखांकित किया है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय आवादन को रेखांकित किया है, इसका उत्तर आप लोग प्राप्त कर लेना। 20 नंबर सवाल है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर जब बाबू चला जाता है, बहादुर जब चला जाता है तो सभी परिवार वालों को पछतावा क्यों होता है, आप सभी को बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, आप बता सकते हैं कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बाबू आप लोग पढ़कर इसका उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। आएंगे यहाँ पर 21 नंबर में। इसमें है, रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है, आप लोग बता सकते हैं। रंगप्पा क्या था और वह मंगमा से क्या चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आप लोग ढूंढ लेना दोस्तों। आप लोग किताब का जो भी चैप्टर होंगे, देखिए यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन लिया गया है किस चैप्टर से, तो दही वाली मंगमा वाले चैप्टर से। तो बाबू आप लोगों के पास बिल्कुल भी हर एक चैप्टर को पढ़ने भर समय नहीं है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। बस आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि हर एक चैप्टर के कुल जितने सारे प्रश्न होंगे, मैं यह प्रश्न वैसे बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़े नहीं हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं उन बच्चों को मैं बता रहा हूं। जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता है। जिन बच्चों को दोस्तों बिल्कुल भी पता नहीं है कि रंगप्पा कौन है, मंगमा कौन है, उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि उनका जो एग्जाम हो वो अच्छे से निकल जाए, वो भी मैट्रिक की परीक्षा में पास हो जाए। आप लोग क्या करना कि आप लोग इस प्रश्न को गूगल पर सर्च मारिएगा, गूगल पर इसका आंसर आ जाएगा, इसके आंसर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी पर भी उतार लीजिएगा दोस्तों, कॉपी पर उतार कर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर में है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, क्यों का कारण आप लोगों को बताना है। 22 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। एक वृक्ष की हत्या वाला जो चैप्टर है बाबू, जो कविता है, उसकी सार्थकता स्पष्ट करना है। सार्थकता कहने का मतलब है जो उस चैप्टर का अर्थ है वही अर्थ आप लोगों को बताना है। एक वृक्ष की हत्या से आपने क्या सीखा, यही चीजें आप लोगों को बताना है किसमें, तो इस प्रश्न में, ठीक है। 24 नंबर सवाल है, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग अच्छे से समझकर इसके उत्तर को देख लीजिएगा।
25 नंबर सवाल है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो बाबू इस प्रश्न को भी देख लेना आप लोग, ठीक है। यह प्रश्न कहाँ से आया है, यह प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाले चैप्टर से आया है। उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेना, पढ़कर आप लोग क्या कीजिएगा कि इसके उत्तर को दोस्तों अच्छे से समझ जाइएगा। 26 नंबर सवाल है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो था वो किन मामलों में अपवाद था, इसके आंसर को भी देख लेना आप लोग। 27 नंबर में है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, आप सभी को बताना है। 28 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को देख लेना। 29 नंबर सवाल है, बाड़ी कब विष के समान हो जाती है। यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देख लेना। 30 नंबर में है, संधि की परिभाषा लिखें। आप सभी जानते होंगे कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहा जाता है। संधि की परिभाषा लिखकर आप लोग चाहें तो इसके प्रकार को भी लिख सकते हैं। आप सभी को पता है कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर बाबू आप लोग अच्छे से सजाकर संधि की परिभाषा देकर उसके प्रकार को लिख देना, ठीक है। हालांकि प्रकार नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग अगर प्रकार भी दे देते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 31 नंबर सवाल है, हाँ प्रकार जो आएंगे ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जो प्रकार आएंगे उनकी परिभाषा आप लोगों को बिल्कुल भी देना नहीं है, केवल प्रकार लिख देना है, बिल्कुल भी परिभाषा नहीं देना है, ठीक है। 31 नंबर सवाल में है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। आप लोगों को कारण बताना है बाबू, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए थे। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग देख लेना। 32 नंबर सवाल है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग देख लेना बढ़िया से बाबू, इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ लीजिएगा आप सभी। 33 नंबर में है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। यहाँ पर यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग पढ़कर समझ जाना इसके उत्तर को। 34 नंबर सवाल है, अक्षर ज्ञान कविता में बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। अक्षर ज्ञान वाला जो कविता है आप सभी का, उसमें बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, ठीक है, आपको यही बताना है। 35 नंबर सवाल है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया है बाबू, ठीक है। यहाँ पर 36 नंबर सवाल है, पपाती कौन थी वह शहर क्यों लाई गई। इस क्वेश्चन को भी मैंने बता दिया है, अभी जस्ट मैंने बताया कि पपाती कौन थी वह शहर क्यों लाई गई। दोस्तों जितने सारे प्रश्न हैं ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एक प्रश्न को पढ़कर समझकर आप लोगों को इनका उत्तर याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 37 नंबर सवाल है, मां मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। इसका भी उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। 38 नंबर सवाल है, कवि की दृष्टि में माली मालिन कौन है। कवि की दृष्टि में माली और मालिन कौन है, आप सभी को इसका उत्तर देख लेना है। 39 नंबर सवाल है, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। 40 नंबर सवाल है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है, इसका भी उत्तर आप लोगों को देख लेना है। 41 नंबर सवाल है बाबू, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहते हैं। कवि जो भारत माता है, जो कवि है वो भारत माता को गीता प्रकाशनी भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहते हैं। ज्ञान मूढ़ क्यों कहते हैं, इसका उत्तर आप सभी को देख लेना है। 42 नंबर सवाल है, व्याकरण से संज्ञा किसे कहते हैं, इनके भेद लिखें। आप सभी को पता है बाबू कि संज्ञा किसे कहा जाता है और इनके जो भेद हैं वो भी आप सभी को पता है। केवल और केवल भेद लिखना है, केवल इनके प्रकार लिखना है, प्रकार का परिभाषा आप सभी को बिल्कुल भी देना नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग 42 का उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 43 नंबर सवाल है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आप सभी को पता होगा बाबू कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। जिन बच्चों को पता नहीं है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, वे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके उसे पढ़कर समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 44 नंबर सवाल है,
सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? इसका भी उत्तर आप लोग देख लेना। 45 नंबर सवाल है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? तो आप सभी इसके उत्तर को देख लीजिएगा, ठीक है। 46 नंबर सवाल है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? बाबू, अगर मैं हर एक प्रश्न का इस वीडियो में उत्तर बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप लोग इतना लंबा वीडियो देखें। इसलिए मैं इस वीडियो में केवल आप लोगों को प्रश्न बता दे रहा हूं और आप लोग दोस्तों प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर होगा उसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप सभी को इन प्रश्नों का उत्तर पता होगा, लेकिन जाते जाते आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर जरूर से पढ़ लीजिएगा, जरूर से आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि आपका जो हिंदी का एग्जाम हो वो बिल्कुल भी खराब ना जाए, ठीक है। यहाँ पर 46 नंबर में है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसे भी देख लेना आप लोग। 47 नंबर में है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? इसे भी आप सभी को देख लेना है। 48 नंबर सवाल में है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज का बिरजू महाराज के साथ क्या संबंध था, यही बाबू आप सभी को बताना है, ठीक है। यहाँ पर 49 नंबर सवाल है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी थी, आप सभी को यही बताना है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को देख लेना है। 50 नंबर सवाल है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को देख लेना है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए मैंने 50 VBI लघुत्तरीय प्रश्न बता दिया है। सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को आप लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बाबू जो पत्र लेखन होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जो भी पत्र आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन पत्रों को मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।